हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं कृष्णा कक्षा 7वीं और 8वीं इन दोनों का जो हमारा जो अध्याय रहेगा व्याकरण में वो रहेगा वर्तनी विचार। इससे पहले के जो 2 अध्याय थे वो हमने पूरे कर लिए और आज हम वर्तनी से संबंधित पढ़ेंगे कि वर्तनी क्या होती है। बेटा, जैसे अंग्रेजी में आप जानते हैं कि स्पेलिंग जो मिस्टेक अशुद्धियाँ जो होती हैं वो हिंदी में वर्तनी से संबंधित होती हैं। तो वर्तनी का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनुकरण करना। यानी कि वर्तनी क्या होती है, वर्तनी की परिभाषा, वर्तनी से आप क्या समझते हैं, वर्तनी किसे कहते हैं, वर्तनी से क्या तात्पर्य है। तो प्रश्न एक ही बनता है, लेकिन उत्तर सभी, यानी कि प्रश्न, इसी प्रश्न का जो उत्तर, जैसे कि मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो जो मौखिक भाषा होती है वो हम बोल करके प्रकट करते हैं और लिखित को लिख करके। तो जब हम जो ध्वनि हम उच्चारण कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको लिखित रूप देने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वर्तनी की आवश्यकता होती है। तो वर्तनी से संबंधित हम किस तरह से, हम किस किस आधार पर उसके विषय में समझ सकते हैं। तो वर्तनी 3 स्तर पर, यानी कि वर्तनी को हम 3 स्तर पर जान सकते हैं। एक होता है वर्ण से वर्ण स्तर, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य स्तर पर। तो वर्ण से संबंधित, यानी वर्ण स्तर पर हम क्या क्या जानेंगे? तो वर्ण स्तर पर हम उनकी, यानी कि स्वर, उनकी मात्राएं, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन आदि के विषय में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो हमें वर्ण से संबंधित हमें गलतियां कर सकते हैं, तो हमें यदि वर्णों, स्वर, उनकी मात्राओं का, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के विषय में हमें अगर पूरी जानकारी है तो हम इससे बच सकते हैं। तो इसलिए हमें वर्ण स्तर पर हम गलतियां कर देते हैं, तो उससे संबंधित हमें ये सब ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद है शब्द स्तर पर, यानी कि शब्द, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के ऊपर क्या क्या लगते हैं, किन से वो शब्द बनते हैं, तो उनसे संबंधित जो वर्तनी से उनसे संबंधित जो गलतियां रह जाती हैं। तो जैसे भी शिरोरेखा है, शिरोरेखा यानी कि जो मात्रा हम लगाते हैं, जो इनके ऊपर जो मात्रा लगती है वो शिरोरेखा कहलाती है। इनके सिर के ऊपर हम बांधने के बाद जो रेखा लगाते हैं वो शिरोरेखा कहलाती है। और शिरोरेखा संबंधी गलतियां हो जाती हैं, छोटी बड़ी जो भी मात्राएं हैं उनसे संबंधित हम गलतियां कर देते हैं। तो एक शिरोरेखा संबंधी गलतियां, अशुद्धियां वर्तनी में हो जाती हैं। उसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार आप समझते हैं कि अनुस्वार जो अंग के ऊपर लगता है वो अनुस्वार कहलाता है, जिसका उच्चारण नाक से होता है। उसके बाद आता है अनुनासिक। अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु बोलते हैं जिसको, जो नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण किया जाता है। तो जो अनुस्वार होता है, यदि हमने किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार नहीं लगाया तो वो हमारे गलत हो जाता है। उसी तरह ही अनुनासिक का होता है, यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु या फिर अनुनासिक लगना है और वो नहीं लगाएंगे तो वो शब्द हमारा गलत हो जाता है। तो हमें इनसे संबंधित भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आता है जैसे वचन संबंधी। अब वचन, एक वचन और 2 बहुवचन 2 होते हैं। अब एक वचन और बहुवचन, जब एक वचन आता है, जैसे ई की मात्रा से संबंधित कोई भी शब्द होता है ई, यदि वो एक वचन में होता है तो बड़ी मात्रा होती है वहां पे। जैसे भी कुर्सी है, कुर्सी शब्द हमने ऐसे लिखा, लेकिन जब उसको अगर यदि कोई बहुवचन में हमें लिखना है उसको, तो हम उसको क्या कर देंगे, उसकी जो ई की मात्रा है बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है, कुर्सियां। तो इस तरह हमें ये ध्यान रखना है कि जब ई और आ की जो भी क्रांत या उक्रांत वाले जो भी जो गलतियां होती हैं वो हमें ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमें उस गलती से बचना है। जैसे वजन संबंधी हो गया। उसके बाद है संज्ञा और सर्वनाम संबंधी, यानी कि संज्ञा शब्द, जैसे भी जो भी कारक चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह ने, ना, जो भी होते हैं, कारक चिन्ह का, के, की, तो जो कारक चिन्ह होते हैं वो संज्ञा शब्दों से अलग लिखे जाते हैं और सर्वनाम शब्दों से के साथ लिखे जाते हैं। तो वो कैसे भी, जैसे कोई भी शब्द हमने लिखा राम ने, तो देखो राम है वो संज्ञा शब्द है, अगर इसके साथ हमने लगा दिया, मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, तो ये गलत हो जाता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो जो कारक जो चिन्ह होते हैं वो संज्ञा शब्दों से अलग
और सर्वनाम शब्दों के साथ लिखे जाते हैं। जैसे भी कि संज्ञा शब्द में तो हो गया जैसे राम ने, ठीक है। अब सर्वनाम शब्द के साथ हम जैसे लिखेंगे तो मैंने, तो ये सर्वनाम के साथ हो गया। तो इस तरह से ये लिखे जाते हैं। तो अगर हम इनका ध्यान हमें है या हमें इनका पता है तो हम ये गलतियां नहीं करेंगे, न हमसे ये गलतियां भी हो सकती हैं। तो हमें इस वर्तनी से बचना है, इन गलतियों से इसमें बचना है, ठीक है। अब ये थे हमारे शब्द स्तर पर, ठीक है। तीसरा आता है वाक्य स्तर पर। अब जो बेटे वाक्य होते हैं वो यानी शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब वाक्य जो होते हैं उनमें हम किस तरह की गलतियां कर सकते हैं। अब जो वाक्य होते हैं उनमें हम गलतियां करते हैं, जैसे भी विराम चिन्ह है। अब किस वाक्य के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगना है। विराम चिन्ह हमारे काफी होते हैं, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक है, प्रश्नवाचक, ठीक है, पूर्ण विराम है, योजक है। तो इससे संबंधित हम गलतियां कर देते हैं। तो हमारे जो वाक्य, जैसे भी वाक्य बनते हैं, वाक्य में कौन से यानी कि वक्ता है वो क्या कहना जा रहा है, उसके भावों के अनुसार उस चिन्ह का प्रयोग करना होता है। तो इसलिए हम जो भी वाक्य लिखें तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी जगह यानी कि कहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होना है, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 स्तर पर इनके वर्तनी के 3 स्तर, वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर और वाक्य स्तर पर। उसके बाद आते हैं कि जैसे हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर से संबंधित गलतियां कर सकते हैं, उसमें वो गलतियां हो जाती हैं। वो कैसे, जैसे हर्ष स्वर यानी कि हर्ष होता है छोटी मात्रा का और दीर्घ होता है बड़ी मात्रा का, तो उससे संबंधित भी गलतियां हो सकती हैं भी। जैसे ये है, एक तो हो गया अधीन। अब ये अशुद्ध शब्द है और शुद्ध बनाने के लिए हमें इसको क्या लिखना है, अधीन। तो ये हमारा शुद्ध शब्द है, इसलिए जैसे ये हो जाता है, ये भी री की मात्रा है उसको रे बनाना, कीर्तन, ये भी हमारा शुद्ध शब्द है। जो सही बनेगा वो ये इस तरह से बनेगा। तो इससे संबंधित जो गलतियां होती हैं वो भी ऐसे होती हैं। तो हमें इन सभी से बचना है। जो आपकी बुक में दिया हुआ है बेटे, काफी जो शब्द दे रखे हैं उनमें हमें शुद्ध और अशुद्ध शब्द बहुत ही अधिक है, उनको हमें पढ़ना है कि पढ़ने पर जितना हम उनका उच्चारण करेंगे, जितना हम उनको पढ़ेंगे, उतना ही वो हम समझ पाएंगे। तो ये तो थे हमारे सारे, मैंने जो समझा दिए हैं। अब हमारे इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अब प्रश्न जो रहेंगे वो मैं आपके पास अभी लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, तो वो आप हमें अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। बंद कर दे। तो बेटा हमने जो इससे संबंधित वर्तनी से संबंधित जो अध्याय अभी समझ लिया है, आशा करता हूँ कि आप अच्छे समझ गए होंगे। अब इसी से संबंधित हमारे जो प्रश्न रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। तो जो पहला प्रश्न रहेगा कि वर्तनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो वर्तनी का शाब्दिक जो अर्थ जो है, तो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अनुकरण करना, ठीक है। अब इससे के बाद यानी कि वर्तनी का शाब्दिक अर्थ अनुकरण करना यानी पीछा, फॉलो करना इंग्लिश में जो बोलते हैं, तो अनुकरण करना। तो उसके बाद जो दूसरा प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपका कि वर्तनी से आप क्या समझते हैं, वर्तनी किसे कहते हैं, वर्तनी से क्या तात्पर्य है, वर्तनी का क्या अर्थ होता है। तो इसमें भाषा के मौखिक रूप को, हमने भाषा के 2 रूप पढ़े, मौखिक और लिखित। तो भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप में परिवर्तित करने वाले जो चिन्ह होते हैं, जो मात्राएं जिनको बोलते हैं, वो सभी चिन्ह ही वर्तनी कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कितने तरह की हो सकती हैं। तो वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं वो जैसे मैंने आपको बताया था, वर्ण संबंधी, शब्द संबंधी और वाक्य से संबंधित हो सकती है। तो 3 हो सकती हैं। उसके बाद आता है चौथा प्रश्न, यानी कि कोई भी 20 शब्द, यानी कि अपनी जो बुक है उसमें से आपको कोई भी 20 शब्द अशुद्ध और शुद्ध लिखने हैं। तो वो आपको स्वयं लिखने हैं, वहां से स्वयं देख करके बुक में से तब करना है, ठीक है। तो बेटा ये आपको समझ आ गए होंगे। सारे अपनी सब नोटबुक में अपना कार्य सुंदर साफ लिखाई में करें और इनको साथ में याद भी करें। धन्यवाद।